अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं ज़ैनब आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। नाजरीन, ठंडा है, बिल्कुल मौसम ठंडा है, लेकिन हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात जो हैं वो अभी तक किसी भी मरहले में दाखिल नहीं हुए। 2 सेशंस हो चुके हैं पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान, लेकिन अभी तक जो है कोई नतीजा नहीं निकला। अभी ये कहा जा रहा है कि पीटीआई मुज़ाकरात को तहरीरी तौर पर लिखने से गुरेज़ा है। पीटीआई की कलबानी पीटीआई से मुलाकात भी मुतवक्के है और उसके बाद अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आगे क्या लाहे अमल मुज़ाकरात को लेकर तय करती है। इस पर हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे, प्रोग्राम में बात करेंगे। कुरम में क़याम अमन की कोशिशें जारी हैं। केपी हुकूमत अपने सूबे में अमन कायम करने में बुरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। अमन मुआहदे पर अब इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। जंगबंदी मुआहदा हमास 34 इसराइली यरगमाली रिहा करने को तैयार है, इस पर भी आज प्रोग्राम में बात होगी। बुखारी साहब, सबसे पहले तो 2 सेशन हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर, लेकिन अभी तक कोई नतीजा या कोई मानी खैज ये मुज़ाकरात साबित नहीं हुए। अब पीटीआई क्यों कतरा रही है अपने जो मुतालिबात हैं उनको तहरीरी तौर पर लिखने में, ये समझ से बालतर चीज़ है। किस चीज़ का? पहली बात तो यह है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस वक्त सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि पीटीआई जो है वो लिख के देना नहीं चाहती है। जी। क्यों लिख के देना नहीं चाहती है इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहली बात तो ये है कि जिस वजह से वो लिख के नहीं दे रहे हैं, जो जवाब वो पेश कर रहे हैं कि जी आपने हमें वादा किया था कि हम पीटीआई के बानी से आपकी मुलाकात करा देंगे। हाँ जी। तो आपने मुलाकात चूँकि नहीं कराई है, लिहाजा हम लिख के नहीं दे रहे हैं। ये बज़ाहिर उनका स्टांस दिखाई देता है। हुकूमत क्यों जिद कर रही है कि आप लिख के लाएं, उसकी भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन इब्तदाई तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर पीटीआई का ये मुतालबा है कि जिस तरह बानी और दीगर लीडरान पर मुकदमा चल रहे हैं, आप उनको ज़मानतें दें ताकि वो अपने मुकदमात की पैरवी कर सकें, जिस तरह के हर एक सियासतदान के साथ होता है। बिल्कुल। तो आप ये क्यों डिनाई कर रहे हैं? मुकदमा ख़त्म ना करें, लेकिन उनको ज़मानतें तो देना ताकि वो बाहर आके और आपको आपके सामने सूरत हाल की पूरी टॉप लीडरशिप जो है वो जेलों में है, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हैं, चाहे वो यानी बानी पीटीआई हैं, दीगर बहुत सारे लीडर हैं, पंजाब के बहुत सारे लीडर हैं जिसमें अपने यानी बहुत सारे नाम हैं, मतलब कुछ 10-20 के करीब लोग जो हैं, बड़े बड़े लीडर जो हैं वो जेलों में हैं। आप उनको ज़मानत दें ताकि ये जो जवाज़ है कि जी हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात भी कायम किए जा रहे हैं और हमें उनको ढंग से डिफेंड करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही, वो तासुर ख़त्म हो जाए। ठीक है। मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि दे ज़मानतें, देख लेंगे जो कुछ भी होना है। अगर आपने ये मुआहदा कर लिया तब भी तो आपने ज़मानत दे के उनको बनी गला लाना है ना, तो आप पहले ले आए। एनीवे, ये हैविंग सेड दिस, दूसरी बात यह है कि हुकूमत क्यों रिलक्टेंट है बानी पीटीआई से ना मिलने देने के लिए। आप देखें हफ्ते में कितनी मुलाकातें होती हैं, इससे पहले क्या मुलाकातें नहीं हो रही थी? आप मिलने दें जी उनको, जाके वो मुशावरत करने दें। जब आपने ये तय कर लिया कि हम आपसे उस वक्त तक बात नहीं करेंगे आगे जब तक आप लिख के नहीं लाएंगे, तो आप दें उनको बार बार मुशावरत करने की इजाज़त दीजिए कि जाएँ आप मिल के आएँ। ये क्यों बदनामी ले रही है मोल हुकूमत के उनको मिलने नहीं दिया जा रहा अपने लीडर से? ये होगी दूसरी बात। मैं तो इससे आगे जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो स्पीकर साहब को ये मशवरा देने के लिए तैयार हूँ कि जनाब, आपने देखा कि पहले इस कदर मुलाकातें हुई लीडरान की और फैमिलीज़ की कि वो एक तरह से पीटीआई सेक्रेटेरिएट बन गया था अडयाला जेल जी। फिर उसके बाद आपने देखा कि वहाँ अदालतों की भी भरमार लगी रही, वहाँ चाहे वो दहशतगर्दी की अदालतें हैं, चाहे नैब की अदालतें हैं, चाहे पुलिस में मुकदमा हुआ है, सब कुछ जेल में हो रहा था जी। तो भाई आप मुज़ाकराती टेबल को उठा के ले जाना जेल में, ताकि अगर उनको मुशावरत करनी हो तो रेडली बानी साहब कोने में बैठे हुए हों, उनसे कहीं जाएं जनाब मुशावरत कराएं, पूछें उनसे। तो ये जो एक पीटीआई बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट भी चाहती है। वो चाहती है कि कोई तीसरा फरीक उस मुलाकात में ना हो, क्योंकि अडयाला जेल में कैमरास हैं या खुफिया डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो कह रहे हैं कि हम खुलकर बात नहीं कर पाते उनसे। मुकदमा लड़ना है उन्होंने या हुकूमत को टॉपल करना है या कोई साजिश करनी है। और अगर तो मुकदमे की मुशावरत करनी है तो उसके अंदर तो राज की कोई बात नहीं है ना, चार्जेस भी बिल्कुल वाजे हैं, आपका जो डिफेंस है वो भी लोगों के इल्म में है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सीक्रेट बात करनी होती है जो कैमराज की मौजूदगी। पहली बात तो है कि कैमराज नहीं होने चाहिए, मॉनिटर नहीं करना चाहिए, फ्री राइट जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का और कंसल्टेंसी का वो उनको हासिल होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि इससे ज़्यादा आप मेरे मशवरे पे अगर अमल करें तो इससे ज़्यादा सहूलतकारी दी जा सकती है किसी को कंसल्टेंसी की, तो ये तो मैं स्पीकर साहब से कहूँगा कि खुदा के लिए बस करेंगे। और दूसरी तरफ मैं साथ पीटीआई की लीडरशिप को ये भी कहना चाहता हूँ
कि ये जो आपको मौका मिला है मुज़ाकरात का, ये अब आखिरी मौका है। अच्छा, अगर इस्तेफादा ना किया गया, अगर इससे फ़ायदा हासिल ना किया गया, तो फिर 4 साल इंतज़ार करने के लिए पीटीआई तैयार रहे। क्योंकि अगर मुज़ाकरात की ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है, तो फिर पीटीआई ने अपनी इंटेंशन से या गैर यानी विदाउट इंटेंशंस 2 बड़े मुतालबात से तो दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। आपके सामने है ये 4 बड़े मुतालबात हमें आईने की तरह दिखाए जाते थे जब भी पीटीआई की लीडरशिप से बात होती थी। 8 फरवरी के मैंडेट की वापसी, 26वीं तरमीम को नल एंड वाइट करार देना, पानी पीटीआई और असीरान की रिहाई, और 9 मई और 24 और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन। ये 2 पहले कहाँ गए? अब तो पूरी लीडरशिप सिर्फ 2 मुतालबों की बात कर रही है ना जी। कि बानी को छोड़ दें, हमारे असीरान को छोड़ दें, और दूसरा मुतालबा जो है वो ये कि जुडिशल कमीशन बना दें। तो मैं तो बिल्कुल जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि हुकूमत को ये बेनिफिट मिला है इस पूरे प्रोसेस का कि 2 बड़े मुतालबात से पीटीआई जो है दस्तबरदार हो गई। लेकिन बुखारी साहब, अब जिस तरह से पीटीआई जुबानी कलामी तो बता रही है कि हमारे ये 2 मुतालिबात है, गवर्नमेंट क्यों मजीद है कि हमें रिटन फॉर्म में आप लिख के दे कि आपके ये 2 मुतालिबात हैं और फिर ही हम मुज़ाकरात को आगे कहीं लेके जाएंगे? ये यानी आधा गिलास भरा हुआ है आधा गिलास खाली है वाली बात है कि हुकूमत को तो ये चाहिए, तो क्या पीटीआई को नहीं चाहिए कि जब आपने अपने मुतालबात सामने ही रख दिए हैं तो फिर उसको लिख के देने में क्या कबाहत है? लेकिन कबाहत है। अच्छा, कबाहत ये है कि बानी पीटीआई इज नोन टू टेक ए यू टर्न, और ये वो अपनी क्वालिटीज़ में से गिनते हैं। वो किसी भी किए हुए फैसले से वापस जा सकते हैं। इसलिए हुकूमत ये चाहती है कि ये लिख के दें हमें, ताकि हम भी आईने की तरह इन्हें दिखा सकें कि जनाब ये आपने कहा था, हमने नहीं कहा था। ताकि हुकूमत ये भी दिखा सके कि देखिए हमसे एनआरओ मांग रहे हैं या हमसे रिलीफ मांग रहे हैं बानी पीटीआई जो ये बयानियां बनाते हैं। ये खदशा पीटीआई की लीडरशिप को है। लेकिन इसकी मिसाल किसने कायम की? जब मुज़ाकरात हुए थे पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ, तो जो नोट्स थे फारूक नाइक के, वो उठा के ले गए थे एक लीडर ने, मैं नाम लेना नहीं चाहता जानबूझ के, और फिर उन्होंने हवा में लहरा के कहा था ना कि ये देखो एनआरओ मांग रहे हैं। तो पहले भी तो आप ही ने की थी, आपसे मुराद है पीटीआई ने की थी। जी जी। तो ये खदशात मौजूद रहते हैं, लेकिन चूंकि आप पब्लिकली ये स्टेट कर चुके हैं कि ये हमारे 2 मुतालबात मान लें आप, तो फिर सियासी इस्तेहकाम आ सकता है जी। तो इसके अंदर तो मेरे ख्याल से कोई नदामत या शर्मिंदगी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और ना ही इससे फिरना चाहिए। अब आप देखें, चाहे वो असद कैसर हैं, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हैं, चाहे वो कोई भी है, हर शख्स जो है वो एस्केप ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से बात हम पर ना आए और हुकूमत को एम्बैरस किया जाए। इज दैट ए राइट एटीट्यूड? नो, इट्स नॉट। अच्छा बुखारी साहब, एक चीज़ ये भी लग रही है कि पीटीआई अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार है, कुछ ना कुछ तजब्जुब जो है वो पाया जा रहा है पीटीआई में। जैसे कि ये भी कह रहे हैं वो कि हुकूमत के पास जो है प्रॉपर इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात किसी और के पास हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि स्टेक होल्डर्स को भी मुज़ाकरात में इन्वॉल्व करें। तो क्या अब उनको नहीं लग रहा कि हुकूमत के पास अगर इख्तियारात हैं ही नहीं तो फिर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किस वजह से कर रहे हैं? अंदर पीटीआई की एक छुपी हुई ख्वाहिश है जो हमेशा से है कि हम मुज़ाकरात उनके साथ करेंगे जिनके पास डंडा है। यू नो व्हाट आई मीन? जी जी। आज इस मुज़ाकरात की इनिशिएटिव से पहले पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप इंक्लूडिंग बानी खुल के कहते रहे कि हम मुज़ाकरात करेंगे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इज दैट राइट? बिल्कुल। अब भी वो यही चाह रहे हैं कि उन्होंने ले आओ। ओ भाई, मैंने अपने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था, आपको याद होगा, कि अगर उनकी मर्जी ना होती तो हुकूमत की मजाल है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाए, और वो भी पीटीआई के साथ। तो उनकी यानी उनकी कंसल्टेशन, उनकी इजाज़त, उनकी अलाउंस तो मौजूद है, लेकिन आप पता नहीं क्यों बजिद हैं उनको बिठाने के लिए अपने साथ मुज़ाकरात में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फौज की लीडरशिप एटलीस्ट 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कह चुकी है कि जो भी फैसला होगा इन मुज़ाकरात का हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, हम उसको ओन करेंगे। अच्छा। हम उसका पैरा देंगे। तो फिर उसके बाद आपको कौन सी गारंटी चाहिए? लेकिन अब हुकूमत जो है, जैसा मैंने कहा, उसी के पास अब फैसला करने का इख्तियार है। वो जो भी फैसला करेंगे वो कैसे मनाएंगे उनको जिनकी तरफ इनका इशारा है, या उनको जाके क्या कहेंगे, ये हुकूमत पे छोड़ देना, ये आपकी सिरदर्दी तो नहीं है। आपकी सिरदर्दी तो ये होनी चाहिए कि ये फैसला हुआ, इसके ऊपर अमल करें। एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि जो भी फैसला होगा हम उसके ऊपर अमल दरामद कराने के पाबंद हैं। तो फिर भागने की जरूरत तो नहीं है।
बुखार साहब, पीटीआई ने आपको नहीं लगता थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, जिस तरह से अपने कई मुतालिबात से पीछे हट गई पीटीआई, अब सिर्फ 2 मुतालिबे हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी कहा जाता रहा कि हम चोरों डाकुओं से कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं उन्हीं लोगों से। तो अब कहीं ना कहीं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या उनको नज़र आ रहा है कि हमारे लिए मुश्किल हालात आगे जाके बनते हुए नज़र आ रहे हैं? यही आपने इसको कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी रियायत दी है। ये इसको अगर कोई दूसरा कहेगा तो ये कहेगा देखें कितनी मजबूर हो गई है पीटीआई कि उन्होंने 4 में से 2 बड़े मुतालबे छोड़ दिए हैं। तो इट डिपेंड ऑन हाउ यू से इट। वो एक प्रोवर्बियल सेइंग है ना, इट डजंट मैटर व्हाट यू से, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू से इट। तो हुकूमत के पास ये बात बिल्कुल पक्की है कि उन्होंने पीटीआई से कोई हतमी गुफ्तगू नहीं करनी जब तक पीटीआई लिख के नहीं देगी। अच्छा। आप इसे कह दें, पीटीआई अगर ये कहना चाहती है कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है, ओके जी कहा है, ये हुकूमत की मर्जी है, हाँ जी ओके है मर्जी जी। आप मुझे बताएं, जब मैं और आप बैठ के मामला सॉल्व करने के लिए तैयार हो गए हैं तो फिर लिख के देने और ज़बानी गुफ्तगू करने में फ़र्क कितना है? हुकूमत पहले ये भुगत चुकी है। मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में मिसाल दी थी, चाहे वो नैब रिफॉर्म्स की बात थी जी, चाहे वो उसके बाद मुज़ाकराती कमेटियां जो बनी उनकी बात थी, चाहे वो जितने भी नेशनल इश्यूज थे उसके ऊपर मुशावरत थी, हर बार पीटीआई हिस्सा बनी उसका और उसके बाद पीछे हट गई, इसलिए कि बानी ने कहा गेट लॉस्ट। अभी भी ये खदशा मौजूद है क्योंकि बानी पीटीआई को कुछ लोगों ने ये बावर कराया है कि अगर आपने लिख के दे दिया तो ये उसको लहराएंगे झंडों की तरह से। लेकिन पीटीआई असद कैसर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि कागज़ ना देना तो एक फॉर्मेलिटी है, हमें ये मसला तो है ही नहीं, हमारा मसला ये है कि हम बानी पीटीआई से मुलाकात करें और मुशावरत करें, फिर उसके बाद हम तीसरा जो सेशन है मुज़ाकरात का वो शुरू करेंगे। हमें तो फॉर्मेलिटी, ये तो मैंने कह दिया, मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि स्पीकर साहब ये मुज़ाकराती टेबल उठाए डयाला चले जाए, इससे आगे तो कुछ नहीं है ना। हुकूमत को इजाज़त देनी चाहिए, वो जितनी बार चाहे बानी से कंसल्ट करें, लेकिन अपने इस मुतालबे से पीछे ना हटें कि जो भी आपने बात करनी है लिख के दें। ठीक ठीक। देखिए मैंने आपको कहा ना, क्रेडिबिलिटी गैप तो है ना दोनों तरफ। हुकूमत समझती है कि बानी पीटीआई ने अपने पैरों पे नहीं खड़ा होना, बानी पीटीआई समझते हैं कि हुकूमत जो कुछ कह रही है पता नहीं है ठीक भी है कि नहीं, बात तो उनसे करनी है। हाँ बिल्कुल। देखें अगर इस कसिये में पड़े रहे हुकूमत भी और बानी पीटीआई भी, ये मौका हाथ से चला जाएगा और इसका बड़ा नुकसान होगा। बुखारी साहब, अब आपको क्या लग रहा है, क्या अगर पीटीआई ने वाकई में रिटन फॉर्म में मुज़ाकरात वो जो मुतालिबात हैं वो ना दिए तो क्या लगता है फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगला सेशन भी हो जाए। मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पीटीआई के अंदर भी हो रही हैं। वो एक खातून है, बुशरा नाम है उनका, जिनको मैं उर्फ खातून खाना कहता हूँ, वो अपने फैसले कर रही हैं बैठ के पेशावर में। उन्होंने कानूनी टीमों की एक लिस्ट मंगा ली है कि मैं देखूंगी कौन ठीक है कौन नहीं ठीक है। उनकी शिकायत भी जाके वकला की है बानी पीटीआई से। बानी पीटीआई के बारे में जाके उनके हवाले से कहा गया कि उन्होंने मना किया बेगम साहबा से कि खुदा के लिए ये ना करें। दूसरी तरफ ये उनके बारे में तो ये भी कहा जा रहा था पिछले दिनों के शायद वो भी कोई बैकडोर वहीं आ रहा हूँ एग्जैक्टली आई वाज कमिंग देयर। फिर ये उड़ी कह लें या ये छोड़ी गई कह लें कि जी वो तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बुशरा बीवी से मुज़ाकरात कर रही है। उसकी आज बैरिस्टर गौहर ने आपके सामने रखा हुआ है, कैटेगोरिक लफ्ज़ों में तरदीद की है कि बुशरा बीबी मुज़ाकरात के सिलसिले का किसी सूरत हिस्सा नहीं है। अच्छा, स्टेटमेंट आपके सामने जी बिल्कुल ठीक है, और ये बैरिस्टर गौहर का बयान है, किसी और का नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तो पीटीआई ने ये सिर्फ एक खेल खेलना है, यानी आंख मचोली खेलनी है, तो उसके एतबार से तो ये ठीक होगा। लेकिन अगर पीटीआई चाहती है कि बानी को रिलीफ मिले तो मुज़ाकरात की टेबल से भागना उनके हक में नहीं है। ये सूरत हाल बहुत गंभीर हो जाएगी, बहुत सारी इवेंचुअलिटीज़ होने वाली हैं, आप ज़रा उसकी तरफ देखिए। मेरा ख्याल ये है कि बानी पीटीआई के कहने पर या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जैसे भी है, जो लीडरशिप ये कर रही है ना मुज़ाकरात के हवाले से, ये गालिबन 20 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, तो बुखारी साहब इससे मुज़ाकरात के इस डिले से किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, पीटीआई को या गवर्नमेंट को? मेरा ख्याल है पीटीआई को नुकसान होगा अगर उन्होंने मौका ज़ाया किया। मैं पहले कह चुका हूँ, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि कोई बावर कराए उन्हें कि खुदा के वास्ते 20 जनवरी को हल्फ लेने के बाद ट्रंप के पास अपनी और बहुत प्रायोरिटीज़ हैं। वो अगर फ़ोन कर भी देंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, फ़ोन नहीं करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। बाइडेन के साथ फ़ोन का इंतजार करते रहे ना 1.5 साल तक, हत्ता कि सफ़ीर ने वहाँ लॉबिंग भी कराई कि बाइडेन साहब फ़ोन कर लें ज़रा हमारे लीडर को। किया
बुखारी साहब चले पूरे 2 साल के टेन्योर में दरखास्तों के बावजूद भी बाइडेन ने फोन खान साहब को नहीं किया। तो ये जो है ना अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ का नाम है। वो दुनिया को रूल कर रहे हैं इसलिए नहीं कि उन्होंने आगे जेल से किसी कैदी को छुड़ाना है। खुदा के लिए इस मिसनोमर से बाहर आना चाहिए पीटीआई को। बुखारी साहब, अब जिस तरह से ये एक मामला तो अलग है कि पीटीआई को 20 जनवरी का इंतजार कर रही है या किसी और चीज़ के कर रही है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना था आपके सामने, उसको 2 बार मौखर कर दिया गया। अब 13 जनवरी को ये फैसला सुनाया जाएगा। तो ये किस वजह से किया जा रहा है कि क्या ये भी मुज़ाकरात का हिस्सा, मुज़ाकरात आगे बढ़ें या इसके पीछे कोई और? देखें, बहुत सारी चीज़ें एक चेन की तरह से कड़ियों से कड़ियाँ मिली हुई हैं। एक बात अब कहना भूल गई, एक जनरल फैज़ हमीद भी तो होते थे जी, वो भी उनका फैसला भी आना है ना। उस फैसले के हवाले से आपको सारी प्रेस रिलीजेस याद है ना? जी जी जी। हम कई बार कह चुके हैं ना प्रोग्राम के अंदर। उससे भी बाजी गर्दनों पे हाथ तो पड़ने हैं ना। तो फिर ये किसका इंतजार है? इस इंतजार में वक्त हाथ से निकल रहा है। मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि जो लोग इन मुज़ाकरात को टाल रहे हैं वो बानी पीटीआई के साथ वफा नहीं निभा रहे हैं। नहीं, 190 मिलियन केस का फैसला क्यों डिले किया जा रहा है? देखिए, मैंने तो आपको अभी कड़ियां तो मिलाई हैं आपके सामने कि सारी उस फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि उधर से सारे फैसला फैसलों का सबसे ज्यादा इंतजार 2 चीज़ों का हो रहा है और दोनों चीज़ों में पीटीआई गलती कर रही है इंतजार करके। एक 20 जनवरी है और दूसरा फैज़ हमीद के केस का फैसला है। लेकिन ये फैसला तो पीटीआई ने नहीं करना ना, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला। देखिए, ये मैंने कहा ना कि हर चीज़ पे इंतजार किया जा रहा है। डिपेंड करता है बानी पीटीआई साहब बिहेव कैसे करते हैं। आप मेरी बात समझ रही हैं कि नहीं? स्टेट जो है वो प्रेशर बिल्ड करती है ना मुख्तलिफ हवालों से। हर रियासत करती है। हर रियासत में होता है अपोजिशन के साथ ये हाइड एंड सीक गेम खेली जाती है। ठीक। लेकिन आपने देखना ये है कि कहीं ये मौका आपके हाथ से ज़ाया ना हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि अगर ये मुज़ाकरात फ्लॉप हुए तो फिर 4 साल बैठ के घरों में इंतजार करना पड़ेगा पीटीआई को। अच्छा बुखारी साहब, अब तोशाखाना 2 केस के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये मजीद इंक्वायरी का केस है। इस पे अब क्या कमेंट करेंगे? अब क्या देखिए, इस्लामाबाद केस के हवालों को के फैसलों को तो आप मुझे हवाले के तौर पे पेश न किया करें क्योंकि वो वन साइडेड हैं। वो टोटली फैसलों का वो छोड़ दे, मैं उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। वैसे तो ये मेरा राइट है कि मैं फैसलों के ऊपर कमेंट करूँ, आई एम फ्री पाकिस्तानी सिटीज़न। लेकिन वहाँ का हाल क्या है बस मत पूछिए। उसके ऊपर इंसाफ के साथ होता रहा है, हो रहा है और होने के इम्कानात हैं। लेकिन अदालतें तो अब कह रही हैं कि हमारे वैसे इख्तियारात इतने लिमिटाइज कर दिए गए हैं। कौन सी अदालत ने तो कहा ये ये? कहती हैं, कौन सी अदालत ने कहा ये? बहुत सारी अदालतें ये किसी ने कहती नहीं कहा हैं कि ये। हमारे कोई कह ही नहीं सकता। अगर वो आइन के पाबंद है वो ये कह ही नहीं सकते। ये पूरे का पूरा शुबा है इंसाफ का, वो तो इनएक्शन है। वहाँ तो काम हो रहे हैं, वहाँ तो फैसले हो रहे हैं, वहाँ तो सुनवाइयाँ हो रही हैं, हियरिंग्स हो रही हैं। तो ये जो है ना ये ख्वाबों की दुनिया में जीना, ये मेरे ख्याल से अब छोड़ देना चाहिए, रियलिज्म में। अच्छा बुखारी साहब, अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मुसलसल गैर हाजिरी जो है उनकी इस केस में है। असलहा शराब बरामदगी केस, अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का अदालत ने हुक्म भी जारी कर दिया है। तो इस पे अब अली अमीन गंडापुर साहब क्यों नहीं अपनी पेशियाँ भुगत रहे? आप भी बस बादशाह हैं भाई। वो इंतजार कर रहे हैं कि एक पिटीशन जाएगी इस्लामाबाद कोर्ट में, उठा के वो फेंक देंगे फैसला। इसलिए उनको क्या जरूरत है अदालत आने की? बिल्कुल। कुरम में सूरत हाल मज़ीद कशीदगी की तरफ बढ़ रही है। पारा चनार के लिए इमदादी काफ़िला अब तक ना पहुँच सका। काफ़िले की सिक्योरिटी के लिए मरकज़ी शाहरा और इतराफ़ में कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है। बुखारी साहब, जो कुछ हमने देखा कि अमन मुआहिदा हुआ, हमें लग रहा था कि मामलात जो हैं वो आगे मज़ीद संजीदगी की तरफ भी जा रहे हैं और मामलात आगे जाके कुरम में ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा कि अमन मुआहिदा जो है वो भी इससे इफेक्ट हो सकता है जो कुछ कुरम में हो रहा है। देखिए, जो इमदादी सामान लेके काफिले के पहुंचने का जहाँ तक चल रहा है, वो अगर चलता तो पहुंचता ना, वो तो चलने नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। तो देखिए, हमने ना इसी तरह के हालात कोयटा में भी देखे थे, अगर आपको याद हो। पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त, तो रियासत ने बिलाखिर काबू पाया था उसके ऊपर। ये ज़रूरी होता है, हालात किसी किस्म के भी हों, कुछ भी रियासत के बस से बाहर नहीं होता। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये कुर्रम में जो सूरत हाल है, ये सिर्फ अब सूबाई मामला नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि अगर सूबाई हुकूमत का मामला होता, ये बात उसके बस में होती, तो अब तक इसके ऊपर काबू पाया जा चुका होता। मेरे ख्याल से अली अमीन गंडापुर साहब को अब थोड़ी सी जुर्रत पकड़नी चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट से कहना चाहिए कि आप यहाँ पर हुकूमती और रियासती रिट कायम करने के लिए हमारी मदद को आएँ। तब फिर एफसी भी आ जाएगी, आर्म फोर्सेस भी आ जाएंगी। आर्टिकल 245 क्लियर है ना। अभी आपने क्या देखा इस्लामाबाद में क्या हुआ?
वो इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन वो प्रोटेक्शन के लिए तो बड़ी बड़ी इमारतों और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग के ऊपर मौजूद थे ना। यही होता है ना कि हमलावर को ये पता हो कि वहाँ आगे जो है वो बड़े जालिम लोग खड़े हैं, यही हुकूमत की रिट होती है। एक बात, दूसरी बात अच्छा ये भाई है, साहब, कई बार कहा जाता रहा कि आर्टिकल 245 का निफाज किया जाए, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने फ़ौज को इन्वॉल्व नहीं किया। अब जो वहाँ पे सूरत हाल बन रही है, अब इन्हें भी लग रहा है कि मामला इनसे नहीं संभलेंगे देखिए जब तक सिक्योरिटी इदारे नहीं इन्वॉल्व मैं होते। आपसे दो बातें अर्ज करूं। एक तो ये कि कोई ग्रुप, कोई ग्रोह, कोई जत्था इतना ताकतवर नहीं होता कि रियासत के ऊपर हावी हो जाए। बिल्कुल, ये पूरी दुनिया की चाहे छोटी से छोटी रियासत हो, चाहे बड़ी से बड़ी रियासत हो, हाँ जी, ग्रुपों, जत्थों और ग्रोहों को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी मनमानी करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर लाकानूनियत हद से बढ़ जाए तो फिर उसका तदारक करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। हुकूमत को एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और उसमें हमारे तमाम सियासी लीडरान को, हमारी पूरी मजहबी क़यादत को शामिल होना चाहिए, ऑन बोर्ड होना चाहिए कि ये मसला लॉ एंड ऑर्डर तक रहे बुखारी साहब, और शिया सुन्नी या मसल की मसला ना बने, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस सूरत हाल में दाखिल होने की बात होगी। तो एक बात तो ये है कि जो लॉ एनफोर्सर्स हैं उनको भी और जो हुकूमतें हैं उनको भी इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि ये मामला सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक रहे। बिल्कुल। अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह से हमने देखा कि वीडियो बनाकर धमकी आमेज़ वीडियो जारी की गई कि हम हमला करेंगे, और हमला किया गया, किसका फेलियर है? क्योंकि हुकूमत और इंतज़ामिया कहीं ना कहीं रास्ते की हिफाजत में नाकाम रही है। देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि द ब्लेम गोज टू द गवर्नमेंट ऑफ दैट प्रोविंस एंड द लॉ एनफोर्सर्स। ठीक। अभी देखिए, मिसाल के तौर पर उन्होंने डीसी के ऊपर जो हमला हुआ उसके 2 मुल्ज़िमान पकड़े हैं जी। अगर कल को अदालत ने बेल लेके छोड़ देना है उनको, तो फिर ये हमले तो होते रहेंगे ना, फिर तो कोई महफूज ही नहीं है, चाहे वो डीसी है, चाहे वो कमिश्नर है, चाहे वो कोर कमांडर है, चाहे वो कोई भी है। लिहाजा आपको, मैंने कई दफ़ा जिक्र किया अपने प्रोग्राम में, डेटरेंट पनिशमेंट का, ऐसी सज़ा जिससे दूसरों को इबरत हासिल हो। अब देखें ना, 2 लोग तो पकड़े गए हैं, 5 अभी और नामजद हैं, और कोई 20 के करीब दीगर लोग हैं जो नामालूम है। इनका पीछा करना चाहिए। जिन लोगों ने वहाँ खून बहाया है, जिन लोगों ने वहाँ इंतज़ामिया की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया है, उसको तो कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। कोई दो राय नहीं, वो चाहे ए ग्रुप से हो, बी से हो, इस मसलक से हो, इस मसलक से हो, ये कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। लॉ ब्रेकर्स मस्ट पे फॉर देयर क्राइम्स। अच्छा बुखारी साहब, ये भी कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान से भी थ्रेट है, तो क्या आपको लगता है कि कोई अफगानी अनासर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखिए, बराह रास्त ऐसी कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही लोकलाइज्ड कसिया है। लेकिन ऐसी सूरत हाल से कोई भी दुश्मन फ़ायदा उठा सकता है जी। जिस तरीके से टीटीपी के साथ इस वक्त हुकूमत के मामला जात हैं, उसमें फ़ायदा उठाया जा सकता है किसी भी ऐसी सूरत हाल से, जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि हमें उस इलाके को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा। जी। अच्छी बात है कि वहाँ कर्फ्यू लग गया है, क्योंकि अगर काफिले नहीं चलेंगे तो लोग भूख से बिलक बिलक के मर जाएंगे। ऑलरेडी 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो दवाइयों के ना होने की वजह से, खुराक के ना होने की वजह से, दूध ना होने की वजह से हलाक हो चुके हैं, अजानों का से हाथ धो बैठे हैं। क्या ये सूरत हाल तादेर कायम रहने देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बुखारी साहब, यकीनी तौर पे सूबाई हुकूमत का ये मेजर फेलियर है, बुनियादी तौर पे उनकी वजह से ही ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं। इवन अलामा नासिर अब्बास साहब भी अब ये चीज़ कह रहे हैं कि गंडापुर साहब की तमाम तर तवज्जो जो है वो इक़्तिदार की तरफ है, और इस वजह से हम मुश्किल में हैं इस वक्त। देखिए, ये इट इज़ नाउ द ब्लेम दैट कीप्स चेंजिंग। जी। पहले इनसे हमने मुतालबा किया था, अगर आपको याद हो अपने प्रोग्राम में, कि भाई इशू ये क्या है, केपीके का है, मुजाहरे आप कर रहे हैं कराची में और लाहौर में, रास्ते आपने यहाँ बंद कर ले हैं, वहाँ रास्ता खुलवाने की बात हो रही है, आप मजीद रास्ते बंद कर रहे हैं। तो उनको भी फोकस चाहिए अपना कि असल इशू की तरफ रखें, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, ये बुनियादी जिम्मेदारी है चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट प्रोविंस कि वो वहाँ पर खुद मौजूद है। उनके पास टाइम नहीं था ना, पहले तो वो करते रहे हमले, ठीक है जी, उसके बाद वो अख्तियार करते रहे फरार, उसके बाद वो करते रहे शटल बिटवीन अडियाला जेल एंड वो। तो फोकस्ड होना चाहिए। खुदा ना खास्ता सिंध में या पंजाब में कोई सूरत हाल अगर ख़राब होती है कहीं भी, तो ब्लेम तो चीफ एग्जीक्यूटिव पर जाएगा ना। कच्चे का इलाका, उसका ब्लेम किस पे जाता है? सिंध की हुकूमत में भी जाता है, पंजाब पे भी जाता है कि एक इशू है जो इतने अरसे से चल रहा है, उसको काबू ही नहीं पाया जा रहा। तो कहते हैं ना कि पंजाब गवर्नमेंट भी फेल हुई है और सिंध गवर्नमेंट भी फेल हुई है। तो ये कैसे हो सकता है कि केपीके में एक ऐसी खौफनाक सूरत हाल हो और उसका ब्लेम सूबाई हुकूमत पर ना जाए? ये तो होगा। लिहाजा जिम्मेदारी ये है, उसे चाहिए कि वो कोशिश करे कि वफाकी हुकूमत उसके साथ शेयर करे और इस सूरत हाल से निपटा जाए। मुज़ाकरात का ऑप्शन है, ज़रूर इस्तेमाल करें। लॉ एंड ऑर्डर की एनफोर्समेंट का मामला है, ज़रूर करें। एक्स्ट्रा पावर चाहिए, ज़रूर लें।
मामला हल होना चाहिए ताकि इंसानी जानों के साथ ये खिलवाड़ का सिलसिला बंद हो। बिल्कुल, मुज़ाकरात के थ्रू भी इस मामले को देखा जा सकता है। जो कुछ कुरम में हो रहा है वहाँ पर अमन को कायम करना इस वक्त नहायत ज़रूरी है। जो अमन मुआहिदा किया गया था उस पर अमल दरामद करवाना इस वक्त की अहम ज़रूरत है। गज़ा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए दोहा में बातचीत का अमल जो है वो दोबारा शुरू कर दिया गया है। बुखारी साहब, अब जंगबंदी मुआहिदा जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि हमास 34 इसराइली यरगमाली को रिहा करने के लिए तैयार हो चुका है। देखिए, ये जो है ना कोई फेवर नहीं है, कोई आसान नहीं कर रहे वो। नेतन्याहू और बाइडेन दोनों के अपने अपने मुल्कों में बेपनाह एहतजाज हो रहे हैं। ये भाई तो बाहर नहीं निकल सकते, नेतन्याहू साहब जो हैं जी। इनको साहब कहते हुए मुझे शर्म आती, मेरे मुंह से निकल जाता है हर दफ़ा। ये इनके अपने घर तल अवीव के अंदर इनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं जी, बिल्कुल। ये बाहर निकल के झांक नहीं सकते, इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब आपने हमसे वादा किया था कि लड़ाई आप इसलिए लड़ रहे हैं कि यरगमाली छुड़ाएंगे। 1.5 साल में आपने 50,000 बंदा मार दिया, 2 लाख के करीब बंदा आपने अपहाज कर दिया, किधर है वो? दूसरी बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है? सूरत हाल यह है कि जो 7 अक्टूबर को 2023 में जो हमला किया था हमास ने, जो इस पर इल्ज़ाम है, क्योंकि उससे पीछे इसराइल जो हमले करता रहा उसका कोई जिक्र नहीं करता। उस वक्त उन्होंने 251 लोग जो है वो यरगमाल बनाए थे, या कह लीजिए कैप्टिविटी में लिए थे। कुछ अरसे के बाद एक आरसी मुआहदे के तहत 80 इसराइली यरगमाली छोड़ दिए गए थे और इसके साथ ही 240 के करीब फलस्तीनी जो है वो भी रिहा किए गए थे। मगर इसके बावजूद अभी तक भी गजा में 96 के करीब यरगमाली मौजूद हैं, जिसके हवाले से इसराइली फौज का दावा ये है कि उनमें से 34 हलाक हो चुके हैं। फलस्तीनियों ने नहीं मारे, बिल्कुल। वरना आपको याद होगा जो कैदी रिहा किए गए थे उन्होंने क्या बयान दिए थे जाके कि हमारे साथ क्या सलूक रवा रखा था फलस्तीन और हमास के लोगों ने जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रेशर है पूरी, आप देखें वेस्ट देख लें, उठा के अमेरिका देख लें, वहाँ अपनी अपनी हुकूमतों के खिलाफ जो मुजाहरे हो रहे हैं, जिस तरह का शदीद रद्द अमल है, आपको पता चलेगा कि पल्स किस तरफ है। लेकिन चूंकि हुकूमतें जो हैं वो अपनी ढिठाई, अपनी बेगैरती को जारी रखे हुए हैं, इसलिए नेतन्याहू की इमदाद जारी है। अभी हाल ही में बहुत बड़ा एक मैसिव सम बाइडेन साहब ने अप्रूव कराया उनके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब कोशिशों से ना तो हमास का हौसला टूटेगा, ना हिजबुल्लाह का हौसला टूटेगा, ना फ़लस्तीनी कौम ख़त्म होगी। जो अहद किए हुए हैं नेतन्याहू कि मैं ये ख़त्म करके छोड़ूंगा, वो ख्वाब देखते रहें। उनको इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ये तो इसराइली कौम से आप पूछिएगा बाद में कि क्या गुजरती है उनके साथ, या अमेरिकनों से पूछिए। इसलिए कि एक आखिरी धमकी मुझे याद है अच्छी तरह से, ये कहा गया था, ईरान की तरफ से भी कहा गया था, हिजबुल्लाह की क़यादत की तरफ से भी कहा गया था कि हम दुनिया भर में अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उनको टारगेट करेंगे। मेरी दुआ है कि नौबत ना आए, वरना जिस तरह ब्लीड करेगा इसराइल और अमेरिका, ये फिर हम उनसे पूछेंगे। अगर मैं और आप इसी तरह प्रोग्राम करते हुए तो फिर हम सवाल उठाएंगे इनसे। बिल्कुल। अच्छा बुखारी साहब, ग्रेटर इसराइल मंसूबे का ख्वाब देख रहा है, इवन नेतन्याहू या बाकी कुव्वतें भी इनका साथ दे रही हैं, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप ग्रेटर इसराइल मंसूबे का? देखिए, अखंड भारत भी तो बन रहा था ना, तो अब 75 साल हो गए वो तो नहीं बना। इसी तरह 75 से 80 साल हो गए वहाँ ये ख्वाब देखते हुए। तो ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना, लेकिन कोई ख्वाब किसी कौम को नेस्तो नाबूद करके पूरा नहीं होता। ये कुदरत का भी एक निज़ाम है ना, वो है ना कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो बढ़ जाता है। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि बहुत जल्द नेतन्याहू साहब अपने मंतकी इंजाम को पहुंचेंगे। फिर मेरे मुंह से साहब निकल जाता है उसके लिए। हम तो तमीज़ की कोशिश करते हैं, तमीज़ का मुजाहरा करने की, लेकिन एनीवे वो अपने करतूतों की वजह से वो ही इज़ ए ब्लैक शीप, ही वो नफ़रत का एक सिंबल है। उसके नाम से, उसके वजूद से, उसकी ज़ात से जितनी भी नफरत की जाए वो कम है, क्योंकि वो इंसानियत का कातिल है। बिल्कुल इंसानियत का कातिल है। और गज़ा में इसराइली हमले भी जारी हैं। एक तरफ सालसी की बात की जा रही है कि जंगबंदी मुआहिदा किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इसराइल जो है गज़ा पर हमले कर रहा है। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।